हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री। इसका यूनिट 3 है। यूनिट 3 का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं आरंभिक मध्यकाल में बदलाव, यानी आरंभिक मध्यकाल में क्या क्या बदलाव आए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है भूमि अनुदान। जैसा आप सभी को पता है, भूमि अनुदान का मतलब होता है किसी को भी भूमि दान में देना। भूमि अनुदान से शासक नगद देने से बच जाता था। इस अवधि में शासन ने बड़े पैमाने पर धार्मिक अधिकारी और संस्थाओं को स्थायी तौर पर आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकार देना आरंभ किया। उसके बाद में भूमि अनुदान के कारण सामंतों की श्रेणी बढ़ने लगी और सामंतों की स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सुधार देखने के लिए मिले थे। इस अवधि में राज्य ने अपने शासकों को अपने ज़रूरी क्रियाकलापों तक ही सीमित रखा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सब हेडिंग है वो है प्रशासनिक मामलों में स्थानीय स्वायत्ता को महत्व मिला, यानी स्थानीय स्वायत्ता को भी महत्व मिला। कैसे मिला देखते हैं। राज्य अब गांवों और नगर दोनों पर प्रशासन में स्थानीय स्वायत्ता को ला चुका था। यह आरंभिक मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण घटना थी। प्राचीन काल में स्थानीय प्रशासन के लिए समितियां बनाई जाती थी, लेकिन आरंभिक मध्यकाल तक यह काम ग्रामीण प्रतिनिधियों को ग्रामीण में होता था, ग्रामीण प्रतिनिधियों का होता था। ऐसा कुछ उदाहरण संगम काल में भी मिले हैं। सुदूर दक्षिण भारत के स्थानीय सभाओं और परिषद अस्तित्व में थे। ऐसा अचानक नहीं हुआ होगा। कुछ शिलालेखों में इसके प्रमाण भी मिले हैं कि ऐसा अचानक नहीं हुआ है। ये जो था एक प्लानिंग था। सभाएं जो है 3 प्रकार की होती थी, फर्स्ट उर सभा और नगरम। उसके बाद है हमारा जो अगला बदलाव था वो था 4वीं सदी का अभिलेख। देखिए, इस अभिलेख से आपको क्या पता लगता है। आंध्र प्रदेश में 4वीं सदी में एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें गांव के पदाधिकारियों तथा मुखिया का वर्णन था, जैसे ग्राम भोजक और ग्राम कूट। अधिकतर जो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे वे राज्य के पदाधिकारियों के साथ मिलकर गांव के प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और उसके बाद है प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर संक्रमण, यानी जब प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर जब इतिहास आया, यानी प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर जब संक्रमण हुआ तो क्या क्या परिवर्तन हमें देखने के लिए मिले हैं। तो देखिए, प्राचीन काल के मध्यकाल की ओर संक्रमण में सब कुछ नहीं बदला था, यानी कुछ चीज़ें जो थी वो बदली थी और कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं बदली थी। दोनों प्रशासन में कुछ समानताएं भी थी। जिस प्रकार अशोक ने यात्रियों के लिए विश्राम आलय बनवाए थे, उसी प्रकार हर्षवर्धन ने भी किया था। यानी जो अशोक थे, अशोक ने क्या किया था, जो बाहर से यात्री आते हैं उनके लिए विश्राम आलय बनवाए थे, यानी गेस्ट हाउस एक टाइप का। और सेम उसी टाइप से हर्षवर्धन ने भी किया था। अशोक और हर्षवर्धन दोनों ही शासक अपने क्षेत्र का दौरा करते थे। हैनसांग ने लिखा है कि हर्ष अपने पूरे राज्य का दौरा करते थे और एक स्थान पर ज़्यादा अधिक समय तक नहीं रहते थे, लेकिन इतिहासकार ने इन बातों को पूरा सत्य नहीं मानते। इतिहासकार कहते हैं कि यदि राजा स्वयं ही सब कुछ करता था तो वह एक निरीक्षक का कार्य करता। निरीक्षक यानी ऑब्जर्वर, यानी जो होता है रिसर्च करने वाला कह लो या ऑब्जर्व करने वाला कह लो। ये इसका अर्थ यह भी लगाया जाता है कि प्रशासन में समुचित नौकरशाही का अभाव था, यानी जो नौकरशाही था वहाँ पे बहुत कम थी। इतिहासकार गुप्त राजाओं की आलोचना इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्य खुद ना करके अपने अधिकारियों को सौंप दिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं। हैनसांग के विवरण से कृषि के विकास के बारे में पता लगता है। इस अवधि में कृषि का विकास हुआ था। गांव में भूस्वामियों का नया वर्ग सामने आया। किसानों की स्थिति में काफ़ी बदलाव हुए तथा शिल्पकार, उत्पादन, व्यापारी सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ने लगी और कृषि का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। लेकिन सभी क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था थी वो विकसित नहीं हो पाई थी, यानी किसी किसी चीज़ों में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डेवलप हो गई थी, बट हर क्षेत्र में नहीं हो पाई थी। सिंधु के समानांतर विस्तृत क्षेत्र में लोग पशुचारिता यानी पशुपालन करते थे। कई क्षेत्र जंगलों से भरे हुए थे। कुछ भूमि बिल्कुल उजाड़ पड़ी हुई थी। मध्यकालीन राजाओं ने ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान दिया। मध्यकालीन राजाओं ने ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान दिया। भूमि अनुदान से कृषि में बढ़ोतरी हुई।
किसानों को राज्य की तरफ से कृषि में पूरा प्रोत्साहन मिलता था। 8वीं सदी जो थी उसमें क्या था, राजा ललितादित्य ने कश्मीर क्षेत्र में खेती को आसान बनाने के लिए पंचक्की का वितरण किया था। पल्लव राजा ने पालार घाटी में कांचीपुरम के चारों ओर अनेक तालाबों का निर्माण किया था। और सेम ऐसे ही तमिलनाडु में भी पांड्य राजा जो थे, पांड्य ने क्या किया था, सिंचाई के लिए मतलब सिंचाई के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया था। तो इसका जो साक्ष्य है हमें मिला है। इन्होंने कई सिंचाई परियोजना यानी जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी किए थे, यानी सिंचाई के लिए और कृषि के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया था। इसके बाद हम बात करते हैं समाज के बारे में कि समाज में क्या क्या चीज़ें बदलाव मतलब समाज में क्या क्या बदलाव आए। तो सबसे पहला था जाति प्रथा। ये आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों की जाति के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। वर्ण व्यवस्था क्या थी, कैसी थी वहाँ पे, और ये आपको पता है कि शूद्र जो थे वो सबसे निम्न स्थिति पर थे, यानी सबसे नीचे थे। इसके बाद हम बात करते हैं कबीला के बारे में। समाज में विभिन्न कबीले भी रहते थे। यह कबीला कृषि एवं आखेट संग्राहक थे, संग्रह का नहीं, इकट्ठा करने वाला। दक्षिण के बटमार और खाना बदोश, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चीनी यात्री हैंगसांग ने दक्षिण आंध्र प्रदेश को बटमारे से पीड़ित आबादी वाला जंगली इलाका बताया है। यह इलाका ऐसे मूल निवासियों से भरा था जो क्या करते थे, लूटपाट करके अपना जीवन यापन करते थे, यानी उनकी जो आजीविका थी लूटपाट पर ही निर्भर थी। और कुछ लोग जो वहाँ पे हैं पशुपालन भी करते थे, पशुपालन करके भी जीवन यापन करते थे। मूल निवासियों के बारे में कुछ साहित्यिक कृतियाँ जैसे 10 कुमार चरित और कादम्बरी से जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक वर्ण विशिष्ट कार्य से जुड़े थे, यानी आपको पता है 4 वर्ण थे, तो चारों वर्ण अपने अपने विशिष्ट कार्य से जुड़े थे। जैसे ब्राह्मण का काम क्या था, राज्य के कार्य करना। कृषि समानतः वैसे लोग जो थे वो कृषि करते थे, लेकिन इस समय तक यह शूद्र भी करने लगे थे, यानी कृषि का कार्य जो थे वो शूद्र भी करने लगे थे। उसके बाद है इतिहासकार। इतिहासकारों में क्या है, इन बातों को लेकर विवाद है, यानी कहीं पे भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हर चीज़ों को लेकर इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। इस संबंध में 3 प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं। अब देखिए कौन से 3 मत थे। पहला था कि शूद्र की स्थिति अच्छी हो रही थी, ये दास व्यवस्था से निकलकर कृषि श्रमिक बन गए थे, यानी कृषि कार्य करने लग गए थे। दूसरा जो था वो था कि अधिक भूमि अनुदान पाने के कारण किसान की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। कुछ वैसे किसान रह गए थे लेकिन उनका महत्व शूद्र जैसा ही हो गया था। और तीसरा क्या है कि कबीले के लोग शूद्र किसान के रूप में सामने आए। आई होप आप ये तीनों समझ गए होंगे। उसके बाद है चीनी यात्री हैंसांग ने लिखा है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि कसाई, मछुआरे, बाजीगर, जल्लाद, सफाई कर्मी, ये जो भी थे निवास स्थान नगर के बाहर होते थे, यानी नगर से बाहर रहते थे। मान लो ये सपोज करो ये नगर है, तो ये लोग नगर से बिल्कुल बाहर साइड में रहते थे। अब हम बात करते हैं स्त्रियों के। तो स्त्रियों पर पाबंदी लगाई जाती थी, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, यानी पूरी तरीके से उनको आज़ादी नहीं मिलती थी। रजस्वला होने के बाद उनका विवाह निंदनीय माना जाता था। इसका अर्थ यह है कि महिला का विवाह काफ़ी कम उम्र में किया जाता था, यानी बाल विवाह। ऐसी स्थिति में पत्नियां अपने पति की मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहती थी। अब जाहिर सी बात है, मान लो यहाँ पे एक आदमी है, उसकी उम्र है 28 वर्ष और एक लड़की है उसकी उम्र है 16 वर्ष, इन दोनों की शादी हो गई, तो जाहिर सी बात है ये जल्दी मर जाएगा और ये क्या है, ज़्यादा टाइम तक जीवित रहेगी। और क्या था कि उनके संग आपने सुना होगा कि सती प्रथा भी होता था उस टाइम पे, कि ऐसी स्थिति में पत्नियां हैं अपने पति की मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहती थी और विधवा जिंदगी जीती थी। ऐसा माना जाता था कि आरंभिक मध्यकाल में सती प्रथा भी थी, यानी उनका मानना था इतिहासकारों का कि आरंभिक मध्यकाल यानी स्टार्टिंग का जो मध्यकाल था वहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन था। अब आपको पता होगा कि सती प्रथा क्या होता है। आरंभिक मध्यकाल में नारियों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, मतलब थोड़ी बहुत अच्छी हो गई थी। उन्हें शूद्रों की तरह कुछ धार्मिक ग्रंथ पाठ सुनने और ईश्वर की पूर्ण पूजा की अनुमति थी, यानी काफ़ी चीज़ जो है, काफ़ी राइट उनको दिए गए थे, पढ़ने का, पूजा करने का, तो काफ़ी राइट उनको दिए गए थे। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया है
कि क्या क्या बदलाव आए थे, यानी समाज में क्या बदलाव थे, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ था, उनकी आजीविका कैसी थी। तो ये सब हमने पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।